ईरान का उसको पक्ष मिटा ये दें। है कि जिस तरह से तमाम सिविलियन इमारतों को अगर निशाना बनाया जाएगा, संरचना को निशाना बनाया जाएगा, तो ईरान इसी दम पर ही ये कह रहा है कि अमेरिका युद्ध अपराध कर रहा है। मेरे साथ अब यहाँ पर कमर आगा जी जुड़ चुके हैं, मिडिल ईस्ट अफेयर्स के जाने माने एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत है आपका कमर आगा जी टीएनपी न्यूज में। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि 2 दिन के अंदर 170 ठिकानों पर अमेरिका ने हमला किया। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि हम तो लगातार शांति के लिए आगे बढ़ रहे थे, हम लगातार हॉर्मुज को सुरक्षित रख रहे थे, लेकिन अमेरिका के द्वारा तमाम शर्तों का, नियमों का उल्लंघन किया गया, जिसके चलते हमको ये कदम उठाना पड़ा है। वास्तव में अगर केंद्र में युद्ध अपराध शब्द को रखा जाए तो इसका असली दोषी कौन है, अमेरिका है या फिर ईरान है? तो ये तो सही बात है कि अमेरिका, मैं समझता हूँ कि दोषी है। उसका वजह ये यही नहीं, ये युद्ध जो है दरअसल हो रहा है तेल पे कब्जा करने का। इन्हीं ने पहले वेनेजुएला में की हुकूमत पे कब्जा किया, वहां उसके माध्यम से तेल पे अब इनकी अमेरिकन कंपनीज उसका नियंत्रण कर रही हैं, बेच रही हैं, खरीद रही हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब ईरान में तेल के बड़े भंडार पाए जाते हैं। वो सोच रहे थे कि 8 दिन के अंदर वहाँ रिजीम बदल जाएगी, प्रो अमेरिकन रिजीम वहाँ पे आ जाएगी और उसके माध्यम से उनका अमेरिकन ऑयल कंपनीज वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगी और फिर ईरान की जो प्रो अमेरिकन रिजीम होगी उसके माध्यम से वो सेंट्रल एशिया में जो रशियन इन्फ्लुएंस है उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। एक बड़ा प्लान था। उन्हीं ने ये नहीं सोचा था क्या 8 दिन के अंदर, क्या 2 महीना, क्या 6 महीने भी युद्ध चलेगा तो निर्णय पे नहीं पहुंच पाएगा। और यही वजह था, ये आ तो गए, अब ये बुरी तरीके से वहां पे ट्रैप हो चुके हैं। दूसरी बात यह है कि तेल तो इनको अभी तक इनको मिला नहीं और कोई उम्मीद भी नजर नहीं आती। स्टेट ऑफ हुर्मुज और खो दिया इन्हीं ने, तो इस बात का भी बहुत ज्यादा गुस्सा अमेरिकन को नजर आता है। अमेरिकन जनता भी इस वार के बहुत खिलाफ है। वो भी बार बार कह रही है कि भाई आप क्यों इस मसले में पड़ रहे हैं, आप एक बार अफगानिस्तान में फंस चुके हो, इराक में आपने रिजीम चेंज की मगर प्रो अमेरिकन रिजीम नहीं बना पाए, ईरान में तो बहुत ही मुश्किल है। अब आप वहां पे गए, मागा एलाई जो इनके मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एलाइज जो है वहां पे उसके अंदर, इनकी पार्टी के अंदर रिपब्लिकन, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि भाई आप युद्ध बंद करो, अंदर आओ। दूसरी बात ये कि अमेरिकन इकोनॉमी भी इस बात की इजाजत नहीं देती कि वो किसी लंबे युद्ध में पाए, जैसे जनरल साहब ने अभी बताया। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वहां पे भी इन्फ्लेशन है, महंगाई है, अनएम्प्लॉयमेंट है, टैरिफ पॉलिसी उनकी फेल हो गई, दोबारा से मैन्युफैक्चरिंग जिसका उन्होंने वायदा किया था अमेरिका में नहीं आ पाया। 39 ट्रिलियन डॉलर का उनका उधार है पूरी दुनिया पे और अपने लोगों के ऊपर लेके। फिर उसके अलावा डी डॉलराइजेशन की बात चल रही है। इंडिया ने अभी इंडोनेशिया के साथ जो ट्रेड हुआ है वो लोकल करेंसी में होगा। फिर उसके अलावा यूएई से और तमाम देशों से जहां जहां भारत जा रहा है लोकल करेंसी में ट्रेड करने की बात कर रहा है। फिर उसके अलावा ये भी है कि रशिया, चाइना, ईरान और फिर उसके अलावा सऊदी ने भी चाइना के साथ लोकल करेंसी में की। अगर डी डॉलराइजेशन बढ़ता है और डॉलर की इंटरनेशनल मुद्रा कोष में उसकी हैसियत घटती है एज ए इंटरनेशनल करेंसी, तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ी, अमेरिका की मेन स्ट्रेंथ इस वक्त जो है वो डॉलर है। पहले कभी जैसे डॉलर भी था और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी भी थी, तो अब टेक्नोलॉजी पे तो उसकी मोनोपोली खत्म हो गई है, लेकिन डॉलर पे अभी भी बनी हुई है, वो कमजोर होती हुई उसको नजर आ रही है। तो उसको लगता है कि अगर तेल के ऊपर कब्जा होता है, हाँ। ईरान का तेल उसको मिल जाए, फिर सेंट्रल एशिया का तेल मिल जाए, वेस्ट एशिया में तो अरब देशों का उनको मानना ये है कि वहाँ तो उनकी प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट है, जब जी चाहेगा उस पर अपना कंट्रोल बढ़ा सकते हैं। इस तरह से तो वो भी तेल को एज ए वेपन यूज करने की जो उनका प्लान था। ये मैं कोई अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये सब छप चुका है। स्टेट डिपार्टमेंट और डिक चेनी साहब के समय से ये कोशिश चल रही है। रैंड कारपोरेशन ने इस बात को प्रमोट किया कि अगर अमेरिका को 21st सेंचुरी में सुपर पावर बनाए रखना है तो उसके लिए ज़रूरी है तेल के ऊपर ग्रेटर कंट्रोल होना चाहिए, यानी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों चीज़ों के ऊपर, जो अब बहुत मुश्किल लग रहा है। ये चीज़ें, ये प्लान तो उन्हीं ने बना लिया कंप्यूटर पे, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। ईरान हरगिज ऐसा नहीं होने देगा। ईरान काफ़ी शक्तिशाली देश है और वहाँ की जनता यूनाइटेड है। वो बहुत परेशान आ चुके हैं, वो चाहते हैं कि सैंक्शन हटे, उनको तेल की सप्लाई करने की इजाज़त मिलनी चाहिए दुनिया भर से, और दुनिया भर चाहती भी है उनसे लेने। उनके पास बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसको वो बेचना
चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। फिर उसके अलावा ये भी है कि उनको $300 बिलियन उनका जो फ्रोजन एसेट है वो उनको बाहर मिलना चाहिए, $100 बिलियन से डॉलर है जिसके ऊपर इन्हीं ने रोक लगा रखी है। पहले वायदा किया था कि वो वापस करेंगे, अब वो कह रहे हैं कि नहीं, हम आपको नहीं देंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको कर रहे हैं, जिससे कि देखिए अगर ये इस तरह की जो है फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट जिसकी जनरल साहब ने बात की थी, नो वार नो पीस, इस क्षेत्र में नहीं चल सकता। इसलिए कि 20% ऑयल की सप्लाई होती है, अगर ये ज़रा भी डिस्टर्ब होती है तो देख लीजिए मार्केट का क्या हाशर हुआ है कल अमेरिका में, फिर इंडिया के अंदर और पूरी भारत में यूरोप, हर तरफ इसका असर पड़ा है। सिर्फ एक दिन के अंदर $6 बढ़ा। और अब पिछली बार में तो ये था कि ऑयल रिजर्व्स थे सब दुनिया भर के पास, अमेरिका के पास तो बहुत बड़ा, अब वो ऑयल रिजर्व भी नहीं रहे हैं, बहुत डिप्लीट कर गए हैं अमेरिका का भी। और अब की अगर एक हफ्ता भी तेल की सप्लाई बंद हुई तो फिर तो ये 150 से कहीं ज़्यादा तेल के दाम पड़ जाएंगे। इसके मतलब ये है कि ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में आ जाएगी अमेरिका समेत। तो ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस बात को सोचना चाहिए, खासतौर से ग्लोबल साउथ एशिया के जो देश हैं, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, फिर उसके अलावा मलेशिया, इंडोनेशिया, फिर भारत के संबंध से बाकी सभी देश जो हैं, इनका भी मैं समझता हूं कि एक जॉइंट एफर्ट होनी चाहिए कि ये आप स्ट्रेट ऑफ शांति की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, तमाम बढ़ना बहुत चाहिए। सारे भारत को एक इनिशिएटिव लेने की मैं समझता हूँ कि भारत अकेला देश है जिसकी सभी देशों से अच्छे रिश्ते हैं। वो अगर इनिशिएटिव लेगा तो मैं समझता हूँ कि उसका काफी असर भी पड़ सकता है। बिल्कुल।